स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube एसेट बी में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th के एसएसटी सब्जेक्ट में जो सिविक्स का पार्ट है उसका चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का यह 3rd पार्ट होगा। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट में काफ़ी कुछ कवर कर रखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। तो अब कैंडिडेट जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनका नॉमिनेशन कैसे होता है वही हम लोग देखेंगे, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो हम लोग को पता है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब यही होता है कि भाई लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब सभी किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो किसी के ऊपर कि भाई कौन इलेक्शन में कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। यही कारण है कि कोई भी एजुकेशन जैसे सिस्टम ये सब सारी चीज़ें जो है अलाउ नहीं रखती हैं, मायने नहीं रखती कि आप कितना पढ़े लिखे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स, एनी वन हु कैन बी ए वोटर कैन आल्सो बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। तो वो लोग जो वोटर रह चुके हैं, जो वोटर बन चुके हैं कभी, वो कभी भी आके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर एज की बात करें तो जो एज है ना उनकी लगभग 25 ईयर्स होनी चाहिए और वोट देने का एज क्या होता है 18 ईयर्स। तो 25 ईयर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में और 18 ईयर्स के होते ही आप इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल सीटीसी, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि आप कोई क्रिमिनली रिकॉर्ड आपके नाम पे ना हो, कोई केस ना हो इस तरह का, तो नहीं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन ये सब जो क्रिमिनली केस और ये तमाम चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस में ही मतलब अप्लाई होती है। बहुत ज़्यादा आपका हाई क्वालिटी का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहेगा, कोई केस रहेगा तभी, नहीं तो आप पार्टिसिपेट आराम से कर सकते हैं। हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट, पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑप्टेन कॉल्ड पार्टी टिकट। तो जो पार्टी की तरफ से आपको नॉमिनेशन हो जाता है कि हाँ आपको दाखिला मिल गया, आप इस पार्टी की तरफ से लड़ेंगे, तो फिर उसी को कहते हैं पार्टी का कि टिकट मिल गया आपको। Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit। तो हर कोई जिसे देखो वही खड़ा होने लगेगा, है ना। इस ऐसा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं और फिर आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म मिलता है, उसे आपको फिलअप करना रहता है। तो ये नॉमिनेशन फॉर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी रहती है, नेम, एड्रेस, पोलिंग स्टेशन, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, और ये तमाम चीज़ें आप कितना एजुकेटेड हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें आसानी से भर सकते हैं। रिसेंटली जो है एक नया सिस्टम जो है डिक्लेरेशन का इंट्रोड्यूस किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो क्या है, वो ये कि एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसके पास लीगल डिक्लेरेशन होनी चाहिए। मतलब वो जो कुछ भी बता रहा है अपने बारे में फॉर्म भरते वक्त वो कुछ सब कुछ लीगल होनी चाहिए और अपना फुल डिटेल्स देना होगा। किन चीज़ों का है, जैसे कि सीरियस क्रिमिनल केस तो नहीं है कोई उसके खिलाफ पेंडिंग में, या फिर डिटेल ऑफ एसेट, उसके पास कितनी कमाई है, कितना उसके पास पैसा है, लिबिलिटीज़ कितनी है ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, उसके परिवार में कितने लोग रहते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है कैंडिडेट की, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती है लीगल तरीके से। दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक कर दी जाती है, मतलब लोगों को बता दी जाती है। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। तो यह एक चॉइस के रूप में देखा जाता है हमारी कंट्री में कि भाई वोटर के पास चॉइस हो जाता है कि वो देख ले कि कौन क्या करता है, कितनी एजुकेशन है, क्या है, किसको वो वोट देना चाहते हैं, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट, वैसे तो कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई क्योंकि वोटर्स हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनका काम है देश की सेवा करना, तो सेवा करने के लिए क्वालिफिकेशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना वो लोग जो है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिए। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की उन दिनों, तो उन दिनों जो है बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, नियर अबाउट 14% ही लोग लिटरेट हुआ करते थे। तो इस वजह से भी जो है ये क्वालिफिकेशन का बाउंडेशन नहीं रखा गया। बट आपको इतना ध्यान देना है कि आप जो है आपके ऊपर कोई हाई क्वालिटी का जो है क्रिमिनली केस ना हो, और सेकेंड चीज़ आप इंडिया के सिटीजन्स होने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन। तो आप लोग को पता ही है इलेक्शन आता है जब होने वाले होते हैं तो कितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और तमाम तरह के स्लोगन वगैरह देखने को मिलते हैं, तो उसी को कैंपेन कहते हैं। मैं ये दूंगा, मैं वो करूँगा जीतने के बाद, तमाम चीज़ें।
The main purpose of the election is to give people a chance to choose the representatives, the government and the policies they prefer. तो ये जो इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्शन का मतलब होता है कि लोगों के पास चूज़ करने का अधिकार हो कि वो किस रिप्रेजेंटेटिव को देखना चाहते हैं अपने गवर्नमेंट के रूप में, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, किसकी पॉलिसीज़ वो लेना चाहते हैं, कौन से लीडर की। तो therefore it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make a better government or what is good policy। तो इसमें जो है डिबेट होता है कि कौन सी पार्टी, कौन से लोग जो है कौन सी अच्छी सरकार बना सकते हैं और किन की पॉलिसीज अच्छी है। दिस इज़ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन्स। तो ये सब जो है इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम लोग को देखने को मिलता है कि सभी पार्टियां तमाम वादे करती हैं, प्रॉमिसेस करती हैं, मैं ये लाऊंगा, वो करूँगा, किस तमाम चीज़ें। In a country, such campaigns take place for 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling। तो हमारे देश में जो कैंपेन का समय होता है ना, वो लगभग 2 वीक का होता है, मतलब 14 दिनों का समय उनको मिलता है। और जब कब से कब के बीच का समय देखिए, एक बार अनाउंसमेंट हो जाता है कि इस पार्टी को टिकट मिल गया है, और जब फाइनल लिस्ट तैयार हो गया आती है कि भाई ये लोग को इस दिन अब पोलिंग होगा, मतलब वोट पड़ेगा, तो उन जो नाम अनाउंसमेंट हुआ उस दिन से लेके वोट पड़ने के दिन तक के बीच में जो है 14 दिनों का लगभग समय होता है। तो उस दिन लोग अपना कैंपेन करते हैं जो पार्टीज वाले होते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। तो इन दौरान जो ये 2 वीक का समय मिलता है, इस दिन लोग अपने वोटर्स से मिलते हैं और तमाम तरह के जो उनको प्रचार करना रहता है वो करते हैं। This is also a period where newspapers and television news are full of the election related stories and debates। तो यह वो समय होता है इलेक्शन के दौरान, जो ये 14 दिन का समय होता है, हम लोग देखेंगे टीवी पे न्यूज़ में हम कितना सारा कुछ देखने को मिलता है। हर एक जो पार्टीज़ हैं उनकी कितनी सारी स्टोरीज, डिबेट्स देखने को मिलते हैं, कौन सी पार्टी क्या करने वाली है, तमाम सारे की न्यूज़ हमको भरे हुए सब देखने को मिलते हैं। बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली। तो लेकिन अगर हम लोग ये समझ लें कि केवल इतना ही समय मिलता है प्रचार करने का, तो ऐसा नहीं है, केवल 2 सप्ताह का ही नहीं। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपना शुरू से ही इलेक्शन जो है की प्रिपरेशन जो है करना शुरू कर देती हैं। इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। जो कैंपेन का समय होता है इलेक्शन में, तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, भाई सही बात है, वो किस पे फोकस करेंगी, वो तो कि समाज में कौन से बड़े प्रॉब्लम है, जो लोगों की समस्याएं हैं, तभी तो उस पर बात ही करेंगे, तो उसके लिए वादे करेंगे, तभी तो उनको वोट मिलेगा। तो ये तो सीधी सी बात होगी। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इश्यू दैट गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस। तो फिर उस समस्या को दूर करने के लिए वो लोगों से प्रॉमिस करते हैं कि भाई मैं वो समस्याओं को दूर करूंगा, आप लोग मेरी पार्टी को वोट दीजिए। लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शन। तो हम लोग अभी यहाँ नीचे देखने वाले हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने अपने स्लोगन दिए थे एक समय में, और जो है इलेक्शन में जीता था। तो जो कांग्रेस की पार्टी में उस समय इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, ठीक है, 1971 की लोकसभा के इलेक्शन में, तो और वो जीत भी गई थी। फिर है उसके बाद सेव डेमोक्रेसी, ये कहाँ का स्लोगन रहा है? जनता पार्टी के द्वारा दिया गया, लीडरशिप में किसके? जयप्रकाश नारायण के। यह भी लोकसभा इलेक्शन के दौरान ही इन्होंने यह कहा था, स्लोगन दिया था 1977 में। इस पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि वो जो है जितने भी इमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज़ हैं वो सबको वो सही करेगी। एक और स्लोगन है जैसे लैंड टू द टीलर, टीलर मतलब जोतने वाला। तो जो खेतों की जुताई करता है ना, एक्चुअली में जो फार्मर है ना, गरीब किसान ही तो दूसरे के खेत पे काम करते हैं, तो वो उनकी ही ज़मीन होनी चाहिए, उनको ज़मीन मिलना चाहिए। इस नारे के साथ भी लोगों ने वोट जो है मांगे थे वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन में और जीते थे 1977 में। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, तेलुगुज के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए यह स्लोगन बना के यूज किया गया था एन.टी. रामाराव द्वारा, जो कि लीडर थे तेलुगु देशम पार्टी के, जो कि आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए थे 1983 में। तो इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन द वे दे वांट टू। तो यह बहुत ज़्यादा जरूरी है डेमोक्रेसी में, किसी भी जगह डेमोक्रेटिक होने पे के लिए, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना उनको पूरी तरह से फ्री किया जाए, भाई आप फ्री होकर अपना इलेक्शन कैंपेन वगैरह कीजिए। बट इट इज़ सम टाइम नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन टू इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट्स अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट। तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भाई यह ध्यान दिया जाए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को फेयर और इक्वल चांस मिलने चाहिए इसमें भाग लेने के लिए।
अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, हमारे कुछ इलेक्शन के लॉ हैं इलेक्शन कमीशन के, जिसके अनुसार कोई भी पार्टी के लोग ये नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। ब्राइब में होता है पैसे देकर किसी को लालच देना, आप लालच नहीं दे सकते, पैसे नहीं दे सकते। थ्रेटन, आप किसी को डरा धमका नहीं सकते। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, किसी को जात और धर्म के नाम पे आप अपील करके वोट नहीं मांग सकते। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, तो आप जो है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेन के लिए, मतलब गवर्नमेंट के व्हीकल वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते। स्पेंड मोर दैन 20, अब तो ये ज़्यादा हो गया, मतलब 25 लाख से ज़्यादा आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप ज़्यादा, इससे ज़्यादा लोकसभा इलेक्शन के लिए खर्च नहीं कर सकते, या फिर 10 लाख कॉन्स्टिट्यूंसी में आप असेंबली इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं। ये बहुत पुराना है, आज तो बहुत ज़्यादा हो गया है। If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected. तो अगर वो ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो जो कोर्ट है ना वो पूरी तरह से उनको रिजेक्ट कर देता है, भले ही उनको पार्टी का टिकट मिल गया हो। In addition to the laws, all political parties in our country have agreed to the model code of conduct for election campaign. हमारे देश में जितनी भी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी जो है एग्री करती हैं किससे, कोड ऑफ कंडक्ट से। यह क्या है, यह भी कुछ शर्त है, कंडीशन है जो कि सबको फॉलो करने पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, किसी भी पूजा करने वाले स्थान पे आप जाके इलेक्शन का प्रोपेगेंडा नहीं तैयार कर सकते। इट मीन्स आप अपना जो है कैंपेन नहीं कर सकते। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, आप किसी भी गवर्नमेंट व्हीकल को, एयरक्राफ्ट वगैरह को ऑफिशियल रूप से आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी सहारा नहीं ले सकते। एंड वंस इलेक्शन आर अनाउंस, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रॉमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। एक बार जब इलेक्शन का डेट जो है अनाउंस हो जाता है तो फिर कोई भी मिनिस्टर, मंत्री या कोई भी फाउंडेशन वगैरह की सहायता से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं शुरू करने के वादे कर सकता, और ना ही कोई बड़ी पॉलिसीज को दिखा सकता है या बता सकता है, और साथ ही साथ ना ही किसी प्रकार का पब्लिक फैसिलिटीज देने का प्रॉमिस कर सकता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब इलेक्शन का डेट फिक्स हो गया तो आप अपने कैंपेन बंद कर दीजिए। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, पोलिंग कैसे होती है, मतलब वोट कैसे डाला जाता है और काउंट कैसे किया जाता है। तो जो फाइनल स्टेज है ना इलेक्शन का, द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट ऑफ पोल देयर वोट। तो जो फाइनल स्टेज है इलेक्शन का वो क्या होता है, वह दिन होता है जिस दिन वोटर जाके पोल पे अपना वोट डालते हैं, और दैट डे इज यूजली कॉल्ड द इलेक्शन डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इलेक्शन डे, तो आप लिखेंगे दैट डे व्हेन the final stage of an election is when the voters cast or poll their vote is called election day. Every person whose name is on the voter list can go a nearby polling booth. जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है वो किसके पोलिंग बूथ पर जाएगा। Situated usually in a local school or a government office. तो यह पोलिंग बूथ कहाँ बनाया जाता है, या तो लोकल स्कूल में या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में बनाया जाता है। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, जब बूथ के अंदर कोई वोटर जाता है तो होता क्या है उसके साथ, द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हर, उस इलेक्शन के जो ऑफिशियल होते हैं वो जो है आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं कि इसका नाम है कि नहीं, क्या है। पुट ए मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, तो फिर उसके हाथ में एक स्याही लगाते हैं, इंक लगाते हैं, उसके बाद फिर उसको अलाउ करते हैं कि आप वोट दे सकती हैं। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting take place in a fair way. जितने भी एजेंट है, कैंडिडेट हैं, उस जगह से पार्टिसिपेट करके इलेक्शन में भाग लिए हैं, वो सबको अंदर बैठने का अधिकार होता है पोलिंग बूथ में, जिससे वो इंश्योर कर सके कि भाई जो वोटिंग हो रही है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। नेक्स्ट है, आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव फॉर अ कंट्री, कि हमारे कंट्री में इलेक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं। Earlier, the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper. पहले जो है ना बैलेट पेपर चला करता था। बैलेट पेपर एक प्रकार का पेपर होता है, उस पर कैंडिडेट के नाम लिखे होते हैं और दूसरी तरफ आपको ठप्पा लगाना होता है, मोहर लगाना होता है, स्टैंप लगाना होता है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट आपको पसंद है उसके नाम के आगे आप ठप्पा लगा दीजिए। ए बैलेट पेपर इज द सीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलोंग विद पार्टी नेम एंड सिंबल्स आर लिस्टेड। पार्टी का नाम रहेगा, सिंबल रहेगा, और वो जो व्यक्ति खड़ा है उसका नाम रहेगा। नाउडेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम आर यूज टू रिकॉर्ड वोट। आज के समय में जो है ईवीएम मशीन वगैरह आ गई है। ईवीएम मशीन क्या होती है, इसमें द मशीन शोज द नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम लिखा होगा मशीन पे और पार्टी का सिंबल बना होगा। तो आपको जिस पार्टी को वोट देना है उसके सामने वाले बटन को आप दबा देंगे।
तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर वोट सिंबल्स अलॉटेड बाय द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में उन सबका एक सिंबल मिला होता है। ऑल दैट द वोटर्स हैज टू डू टू प्रेस बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स ही वांट टू गिव हर वोट। वो व्यक्ति जिसको वोट देना चाहता है वो उस व्यक्ति जिसका जो पार्टी का सिंबल है उसके सामने वोट दे सकता है। Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a सिक्योर प्लेस। तो जैसे ही वोट खत्म हो जाता है, वोटिंग हो जाती है, तो उसको फिर सील कर दिया जाता है बॉक्स मशीन को, उसके बाद फिर उसको या फिर बैलेट पेपर वाले बॉक्स को, और उसको फिर सिक्योर प्लेस पे पहुंचा दिया जाता है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, ऑन ए फिक्स डेट, जिस दिन फिक्स की रहती है, हमारा इलेक्शन कमीशन ने डेट को फिक्स किया रहता है, उस दिन सभी EVM को जो है कॉन्स्टिट्यूंसी का जो भी सभी कॉन्स्टिट्यूंसी से कलेक्ट किए गए होते हैं उनको ओपन किया जाता है और वोट्स को सिक्योर करके गिना जाता है। ईच कैंडिडेट्स आर काउंटेड, सभी के कैंडिडेट के द्वारा काउंट किया जाता है, मतलब सभी लोग उसमें देख सकते हैं। द एजेंट्स ऑफ द ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू शो दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली। जितने भी कैंडिडेट हैं, एजेंट है, वो सब जो है वहाँ पे रहते हैं देखने के लिए कि काउंटिंग जो हो रही है वो सही से हो रही है कि नहीं। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वो जीत जाता है, इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है। इन अ जनरल इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन होता है, यूजली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज टेक प्लेस एट द सेम टाइम। लगभग जितने भी जैसे कि MLA वगैरह का है ना, CM बनने वाला या फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ऐसे जो इलेक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज के, इसमें जो है वोटिंग की जो काउंटिंग होती है ना वो सेम डे सेम टाइम पर होती है। और टेलीविजन चैनल्स पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में ये सब हम लोग देखते रहते हैं। विद इन ए फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। जैसे ही वोटिंग खत्म होती है कुछ ही घंटे में हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन जीतता है और जो है किसकी सरकार अब बन जाएगी। अब हम लोग देखेंगे व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हमारे देश में ऐसा क्या होता है इलेक्शन के दौरान जो कि हमारे यहाँ के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है। तो हम लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस को पढ़ा है, सुना है, न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं हम लोग, टीवी में रिपोर्ट्स वगैरह आते रहते हैं कि यहाँ पर ये हुए हैं, बहुत सारे एलिगेशन हमें देखने को मिलते रहते हैं। कौन कौन से, जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है कि इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्यून नेम्स इन द वोटर लिस्ट। कुछ लोगों के नाम गलत दिए होते हैं, है ना, जो वोट देने के अधिकार में नहीं है, फिर भी उनके नाम आ गए होते हैं। मिस यू ऑफ द गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिस बाय द रूलिंग पार्टी। बहुत से गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है वो सब जो है रूलिंग पार्टी द्वारा मिसयूज़ किए जाते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रीच कैंडिडेट, जो धनी कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे का प्रयोग करते हैं, बड़ी बड़ी जो पार्टीज़ हैं। एंड इमिटेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे, और क्या करते हैं वोटर्स के साथ बहुत ज़्यादा खींचातानी करते हैं, रिगिंग करते हैं। रिगिंग मतलब धमकाना या फिर थोड़ी गलत तरीके से करप्ट होकर वहाँ पे वोटिंग कराना पोलिंग डे के दिन। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है न्यूज़पेपर और टीवी वगैरह में। बट मेनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट, इनमें से बहुत सारी रिपोर्ट तो सही भी होती हैं। वी फील आर हैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स। हम लोग को बड़ा दुख होता है कि यार क्या हो रहा है इलेक्शन में, ये सब जब हम लोग सुनते और देखते हैं। बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन ए सच स्केल सो एज टू डिफेंड द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शन। तो लेकिन ये सब जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब जो न्यूज़ आते हैं ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस बिकम क्लियर। यह तब सही हो जाता है, हमारे समझ में तब आएगा जब हम लोग खुद एक क्वेश्चन पूछें कि भाई कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू द पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू द इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। क्या ऐसा होता है, कभी हुआ है भाई कि इलेक्शन में जो पार्टी जीत रही है उसको पॉपुलर सपोर्ट मतलब उसको कोई चाहता नहीं है लेकिन फिर भी वो जीत जाता है माल प्रैक्टिसेस मतलब धोखाधड़ी करके? ऐसा तो हुआ नहीं कभी, है ना, ऐसा नहीं होता हमारी कंट्री में। दिस इज अ विटल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी से तो पता चलता है कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के बहुत सारे जो है तरीके से हम लोग इसका जो है सावधानी पूर्वक इसका एग्जामिन करेंगे, परीक्षण करेंगे कि क्या सही बात है, मतलब माल प्रैक्टिसेस के द्वारा कभी कोई जीता है या नहीं जीता है। ऐसा नहीं होता है हमारे देश में। क्यों नहीं हो पाता है? माल प्रैक्टिसेस से कोई क्यों नहीं जीत पाता है? बिकॉज हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होता है, इसके ऊपर किसी की नहीं चलती। जो कि अभी हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट के द्वारा तो इसको बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, बट ये बाद में एक बार नियुक्त हो गया तो फिर प्रेसिडेंट की भी नहीं सुनता।
One simple way of checking whether election are fair or not, it is to look at the who conduct the election। तो हम लोग को बड़ा सिंपल तरीका हम लोग को पता है कि यह जानने के लिए कि इलेक्शन ठीक से हुआ है या नहीं। तो इसमें हम लोग कैसे जान सकते हैं, आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या यह स्वतंत्र पूर्वक हुए हैं, या और कैन द गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम, या फिर किसी रूलिंग पार्टी ने किसी की सरकार ने पार्टी वाली किसी ने प्रेशराइज तो नहीं किया, दबाव तो नहीं डाला। डू दे हैव इनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या हमारे इलेक्शन कमीशन के पास इतना ज़्यादा पावर है कि वो बिना किसी के डरे, बिना किसी पार्टी गवर्नमेंट के डरे या उसकी बात में आए हुए लालच किसी भी प्रकार से, क्या वो उन सब के बिना दबाव में आए फ्री और फेयर इलेक्शन करा सकती है? क्या इतनी पावर है हमारे इलेक्शन कमीशन के पास? डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर्स, और क्या वो इन सब पावर्स का सच में यूज करते हैं? अगर पावर्स है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो प्रेसिडेंट को भी डांट लगा सकती है, तो फिर भाई क्या वो इस पावर का सही यूज करती है? तो द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज क्विट पॉजिटिव फॉर अ कंट्री, हमारे कंट्री के लिए इस सब जो क्वेश्चन है ना, इसके जवाब पॉजिटिव है। मतलब हाँ, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है और वो इस पावर का बखूबी इस्तेमाल करती है। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, हमारे देश में जो इलेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इलेक्शन कमीशन के द्वारा और स्वतंत्र रूप से कराया जाता है। इस पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता है। इट इंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी इंजॉयज, जैसे एक जज के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, वो किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं देता, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन के पास भी पावर्स हैं, वो इंडिपेंडेंट रूप से वर्क करता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, जो चीफ होते हैं ना इलेक्शन कमिश्नर, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको कौन बनाता है? उनको प्रेसिडेंट बनाते हैं कंट्री के हमारे। लेकिन बट वंस अपॉइंटेड, अगर एक बार वो बन गए तो फिर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, तो फिर सरकार के लिए या फिर प्रेसिडेंट के लिए आंसरेबल यानी जवाबदेही इलेक्शन कमीशन नहीं देता। मतलब वो फिर इनके दबाव में आके कोई काम नहीं करेगा। ये नहीं कि आपने मुझे बनाया, आप प्रेसिडेंट है देश के, आपकी बात में मानूँ, आप जैसा कह रहे हैं वैसा करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ रूल बने हैं, जो कुछ लॉज हैं, उसी पर इलेक्शन कमीशन काम करती है, वो किसी के दबाव में नहीं आती। Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the ECEC। तो यह बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, अगर किसी गवर्नमेंट को लगे कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है वो इसके हिसाब से नहीं काम कर रही है, सरकार के हिसाब से काम नहीं कर रही, सरकार की बात नहीं मान रही है, तो भी वो चाह के भी ना उसको इलेक्शन कमीशन को डिसमिस नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती उस ऑफिसर को। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लगभग इम्पॉसिबल है। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रैगिंग पावर्स एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर्स हैं, इतना ज़्यादा पावर्स हैं कि वो जुडिशरी की तरह एंजॉय करता है उस पावर्स का, उतना जो है पावर किसी भी देश के इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। EC टेक्स यानी इलेक्शन कमीशन टेक्स decisions on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of the election to the declaration of results। तो जितने भी प्रकार के डिसीजंस होते हैं एस्पेक्ट से रिलेटेड, वो इलेक्शन कमीशन जो है पूरा अनाउंसमेंट करती है, अनाउंसमेंट से लेके पूरा जिस दिन रिजल्ट आता है वोटिंग का, वो सब चीज़। It implements the code of conduct and punishes any candidates or party that violated it। तो जितने ये इसके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो कि हम लोगों ने देख लिया कि कौन से लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और यदि कोई करता है तो ये फिर उसे पनिश भी करती है। कौन करती है? इलेक्शन कमीशन। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। जब इलेक्शन पीरियड चल रहा होता है तो उस समय इलेक्शन कमीशन हमारा जो है गवर्नमेंट को भी ऑर्डर करती है कि भाई आप लोग इस गाइडलाइंस का पालन करें। टू प्रिवेंट यूज एंड द मिस यूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स टू एनहांस इट्स चांस टू विन इलेक्शंस और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे पार्टी कोई भी गवर्नमेंट जो है, इलेक्शन कमीशन का मानना है, कहती है वो कि भाई आप इलेक्शन के दौरान कोई भी जो गवर्नमेंट की पार्टी है पावर में या फिर जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, वो कोई भी जो है सरकार का मिसयूज नहीं कर सकती, किसी का ट्रांसफर नहीं करा सकती कि आप कोई DM किसी जिले का पसंद नहीं आया तो चलो हटो तुम यहाँ से जाओ दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दो, ऐसा कुछ नहीं वो कर सकती। तो when on election duty government officer work under the control of EC and not the government। तो जब इलेक्शन कमीशन का जो समय चल रहा होता है इलेक्शन का, तो उस समय जो इलेक्शन की जो ड्यूटी होती है ना, उसमें गवर्नमेंट के जो ऑफिसर है ना, वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर काम करते हैं। इन द लास्ट 25 ईयर और सो, लगभग पिछले 25 या उससे भी ज़्यादा साल से द इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर एंड इवन एक्सपेंडेड देम। इलेक्शन कमीशन ने अपने पावर्स का भरपूर यूज किया है और उसे एक्सपेंड भी किया है। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैब्स।
तो इलेक्शन कमीशन जो है किसी भी प्रकार से जवाबदेही नहीं होती है और वो किसी को भी पनिश कर सकती है। व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर इन द सम बूथ्स और इवन एन इंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी दे ऑर्डर्ड ए रीपोल। तो अगर जो इलेक्शन कमीशन ने ऑफिसर को जहाँ पर वोटिंग पोलिंग हो रही थी वहाँ पर जो नियुक्त किया है उन लोगों को जो उसके कैंडिडेट है, अगर वो लोग जो है लगता है उन लोगों की वोटिंग अच्छी से नहीं हुई है तो किसी भी जगह का वो लोग जो है री वोटिंग करा सकते हैं। द रूलिंग पार्टीज ऑप्टेन डू नॉट लाइक व्हाट द ईसी डज। कभी कभी रूलिंग पार्टीज को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि इलेक्शन कमीशन क्या करती है, बट दे हैव टू ओबे, लेकिन उनको बात तो माननी ही पड़ेगी क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन है। दिस वुड नॉट हैव हैपन इफ द ईसी वाज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। और ऐसा नहीं हो पाता अगर हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट और पावरफुल नहीं होता तो सब लोग जितने भी रूलर पार्टीज हैं जो पावरफुल हैं जो पैसे वाले हैं रीच हैं वो सब जो है हमारे इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालती और अपने मन मुताबिक इलेक्शन को करवाती। तो तब भाई इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, फिर डेमोक्रेसी कैसी रहती फिर। तो फाइनली ये डिक्लेयर हो गया कि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है और इस वजह से फेयर एंड फ्री डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।